हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोनीश पारकी एंड मैं अपनी जर्नी आपके साथ इस वीडियोस में शेयर कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मेरा कस्टमाइज प्लान मैं भी आपके साथ वो भी शेयर कर रहा हूँ। तो आज की जो वीडियो है वो दो पार्ट में डिवाइड होने वाली है। पहला एक जनरल डिस्कशन होगा, दूसरा होगा आपका क्या बोलते हैं वीक 9 की एक्सरसाइजेज जो आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएंगी। ठीक है। तो कुछ डाउट्स आ रहे थे लोगों के, कुछ लोग रीच आउट करना चाह रहे थे इंस्टाग्राम पर। तो मैं उनके डाउट्स यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। देखो यार, लोग बोलते हैं कि सर्जरी उन्होंने करवाई है या सर्जरी करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए। हमें आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो सर्जरी करवाना ना करवाना वो आपका पर्सनल डिसीजन है। ये आपकी लाइफ है, आप जाना चाहते हैं आप जाइए। मेरे को डर लगता था सर्जरी में, मैं नहीं गया। ठीक है। मैंने और ऑप्शंस देखे थे और फिर ऑप्शंस जब मिले मेरे को तो काफ़ी महंगे थे, बट मैंने उनको अफोर्डेबल बनाया और उनको लिया और आज मैं आपके आगे काफ़ी ठीक हूँ। ठीक है। अब बात करते हैं सर्जरी क्या हमें क्विक रिलीफ देती है। द आंसर इज़ नो, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको कुछ टाइम के लिए आपको सर्जरी आराम दे देगी, करेक्ट। आपका नर्व से प्रेशर हट जाएगा, बट आपकी इतनी सारी लेयर्स कट रही हैं पीठ में। और डॉक्टर क्या कहते हैं, मतलब मैंने काफ़ी डॉक्टर्स की वीडियो देखी हैं, मैं क्रिटिसाइज़ तो नहीं करूँगा पर्टिकुलर किसी का नाम लेके। लोग सर्जरी करते हैं, इतना सा छोटा सा चीरा दिखाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि 3 दिन में हमने हमारे अपने मरीज़ को खड़ा कर दिया और मरीज़ चल पा रहा है आराम से। ठीक है। बट वो ये नहीं बताते कि इतने से बड़े चीरे के अंदर आपने इतना बड़ा एंडोस्कोपिक माइक्रोस्कोप घुसेड़ा है पीठ में, उससे कितनी लेयर कटी होंगी। ठीक है। वो मसल कितनी डैमेज हुई होगी, वो टिश्यू कितना डैमेज हुआ होगा, है ना। तो इन चीज़ों के ऊपर कोई जनरल डिस्कशन नहीं करता। एक अच्छी सी इमेज बनाई जाती है। बेसिकली क्या करते हैं वो लोग, आप इसे एक केक या बेकरी शॉप की तरह देखिए या एक शोरूम की तरह देखिए। ठीक है। वो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे पर नेगेटिव चीज़ें आपको हटा देंगे आपके उससे। ठीक। तो आपको क्या लगेगा, सर्जरी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, इससे हमें क्विक रिलीफ मिल जाता है और सर्जरी के केसेस भी बहुत ज़्यादा लोग करवाते हैं और अपनी लाइफ को आराम से जी सकते हैं। तो अच्छी चीज तो उन्होंने दिखा दी, पर नेगेटिव चीज कौन दिखाएगा। दूसरा नजरिया भी तो सामने रखना चाहिए। इन्हीं डॉक्टर्स के कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनकी सर्जरी खराब हो जाती है या सर्जरी होने के बाद अच्छी होने के बावजूद भी वो डिसीज वापस आ जाती है, करेक्ट। तो वो चीज, उस चीज पर वो लोग फोकस ही नहीं करते, ना ही कभी उनकी वीडियो आएगी। ठीक है। और अब मरीज जो है हमारा, अगर 3 दिन के बाद उसकी सर्जिकल वीडियो डाली है और वो अच्छे से चल पा रहा है, क्या हम उसकी 6 महीने बाद की वीडियो या 3 महीने बाद की वीडियो या 4 महीने बाद की वीडियो या उसका क्या बोलते हैं टेस्टिमोनियल हमें कहीं मिला? नहीं मिला। ना तो सर्जन देगा, ना वो बंदा देगा, और ना ही उसकी हॉस्पिटल की वेबसाइट पे मिलेगा। ठीक है। तो हमें वहां पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। हमारी जो ऑथेंटिसिटी है उसके ऊपर हम डाउट करने लग जाते हैं, जिससे क्या बोलते हैं हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। तो जब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, उस चीज पर हम रिलाई कैसे करेंगे? रिलाई का मतलब है हम भरोसा कैसे करेंगे। ठीक है। तो मेरा एक कंसर्न ये है, इसलिए मैं सर्जरी पे नहीं गया था। लोग पूछ रहे थे कि सर्जरी पे आप क्यों नहीं गए, तो भाई ये रीजन है। ठीक है। पहला रीजन तो ये है कि मुझे पोस्ट सर्जरी की पिक्चर जो एक अच्छी सी मड़वा के आपको दे दी जाती है, वो मुझे नहीं पता था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इसलिए मैं सर्जरी पे नहीं गया था। ठीक है। दूसरा, अब मैं बात करता हूँ, सर्जरी आपकी हो गई, सपोज करो सक्सेसफुल रहा सब कुछ, बट आप ये सोचो कि आप 3 दिन सर्जरी करवाने के बाद आपको क्या, आप हमको इतना काम करना चाहिए जितना काम हम लोग बॉडी से ले सकते हैं। जैसे हमें बताया जाता है कि आप पहले की तरह आप बाइक भी चला सकते हैं, घूम भी सकते हैं, गाड़ी भी ड्राइव कर सकते हैं, पूरे पर वेट भी उठा सकते हैं। भाई एक बात बताओ सिंपल सी, मेरे को आप लोग बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके। आपको घुटने पे कट लगता है और घुटना एक ऐसी जगह पर है या फिर कोहनी पे कट लगता है, ठीक है, तो ये एक फ्रिक्वेंट मूवमेंट होता है यहाँ पर। ठीक है। और आपका घाव भरने में, छोटा सा कट भरने में आपको कितना टाइम लगता है और कितना पेन होता है, आप खुद सोचो। और ऐसे में रीढ़ की हड्डी जो पूरे बॉडी का वेट उठा रही है, वहां आपका पूरा इतना बड़ा काट के चीरा लगाया गया है। ठीक है। तो आपको लगता है कि आपको 3 दिन या 1 महीने 2 महीने रेस्ट करने के बाद आपको उठ जाओगे, आप सही हो जाओगे? द आंसर मेरे हिसाब से तो भाई लॉजिकली अगर ब्रेन से सोचा जाए तो नहीं होना चाहिए। कायदे से आपको एक सर्जरी के बाद प्रोलॉन्ग्ड रेस्ट चाहिए होता है, और वो प्रोलॉन्ग्ड रेस्ट आपका आपकी हेल्थ के हिसाब से डिपेंड करता है। किसी का 3 महीने भी होता है, किसी का 4 महीने भी होता है, किसी का 6 महीने भी होता है। ठीक है। और एक और चीज़ है, सर्जरी करवाने के बावजूद भी मरीज कभी कभी क्या होता है कि सर्जरी फेल हो जाती है और दोबारा से सर्जरी करवानी पड़ती है, मतलब फिर दोबारा चीरा लगवाओ।
उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, कि आपकी सर्जरी आप बेटर होगे या नहीं होगे। तो पोस्ट ऑपरेटिव हमारे पास डेटा ना होने की वजह से हम लोग कैसे डिसीजन लें? आंसर इज़ वेरी सिंपल। आप उन मरीजों को कांटेक्ट करने की कोशिश करें जिन्होंने सर्जरी करवाई है, ठीक है। आप उनके कमेंट सेक्शन को भर दें। आपको पता पड़ना चाहिए, इन्फॉर्मेशन हाथ में होनी चाहिए, तभी तो आप अपनी बॉडी को किसी को छूने दोगे, राइट। आप ऐसे ही थोड़ी किसी को भी चले जाओगे मुंह उठा के कि भाई देखो चलो ठीक है, किसी ने कुछ कहा सर्जरी करवा लेते हैं तो करवा लेते हैं। मेरी नॉलेज में 7 से 8 लोग ऐसे हैं अभी भी जिन्होंने सर्जरी करवाई है और उनकी सर्जरी बुरी तरीके से फेल हुई है। उनको पीठ में दर्द है, उनके लेग में अभी भी पेन जा रहा है, और किसी को ये इंजरी दोबारा से हो गई है, किसी की वर्स्ट हो गई है। तो कुछ ऐसे भी केसेस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। बट स्टिल अगर आप अब इतनी सारी अगर मैंने बातें आपको बोल दी तो फिर आपके दिमाग में डाउट आ जाएगा कि सर्जरी करवाएं या नहीं करवाएं। तो भाई देखो, सर्जरी हमें कब करवानी चाहिए, ठीक है। अब रिस्क तो लेना पड़ेगा, अब रिस्क है इसमें भी, रिस्क तो लेना पड़ेगा। सपोज करो आपका बॉडी पोस्चर खराब हो चुका है, बिल्कुल आप ऐसे हो गए हो, समझ रहे हो, पेन इधर इस लैग में मेरे राइट हैंड साइड में, और आप उसे बैलेंस करके पूरा बॉडी पोस्चर खराब हो चुका है, अनबियरेबल पेन है, सिक्वेस्ट्रेशन की स्टेट है, आपकी डिस्क टूट के आपके कैनाल में गिर गई जो कि आपके मूवमेंट को इम्पेयर कर रही है, ठीक है। दूसरा केस। तीसरा केस, आपके बाउल मूवमेंट्स मतलब होता है आपको सुसु पोटी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, वो जैसे भी आती है और निकल जाती है, ठीक है। तीसरी चीज़। चौथी चीज़, आपको क्या बोलते हैं, सेक्सुअल लाइफ में इशू हो रहा है, ठीक है, आपका फुट ड्रॉप हो चुका है। तो ये जो एक्सट्रीम केसेस होते हैं ना, इसमें सर्जरी करवानी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। और सर्जरी के बाद, अब सपोज करो सर्जरी करवा लिया आपने, अब सर्जरी आप करवा रहे हैं, आप सर्जरी के बाद आपको प्रॉपर रेस्ट लेना है। गिव इट योर टाइम, अपनी बॉडी को टाइम दीजिए, गिव टाइम टू योर बॉडी टू हील, राइट। अपनी बॉडी को टाइम दीजिए प्रॉपर हील होने के लिए। और जब आप अपनी बॉडी को प्रॉपर हील होने के लिए टाइम देंगे, इसके साथ साथ आपको फिजियोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो जिस डॉक्टर ने आपको सर्जरी करी है उन्हीं के अंदर रिहैब प्लानर्स होते हैं, अच्छे अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट कॉन्टैक्ट्स में होते हैं, आप उनके थ्रू जाइए, ठीक है। अच्छे रिहैब प्लान्स को ढूंढिए। तो इतना था जो मेरे को आपको सर्जरी में बताना था कि सर्जरी की ये दिक्कत होती है, सर्जरी करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा डिस्कशन आज इस पर, ठीक। अब बात करते हैं, लोग पूछ रहे हैं कि फॉरवर्ड बैंडिंग हमें कब से शुरू करनी चाहिए, फॉरवर्ड बैंडिंग कैसे करनी चाहिए, फॉरवर्ड बैंडिंग क्या हम कर सकते हैं। भाई ज़रूर फॉरवर्ड बैंडिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए मेरा आप पोस्चर देखिएगा, आई विल ट्राई टू फॉरवर्ड बैंड, ओके। ये देखो, आई कैन डू फॉरवर्ड बैंडिंग, ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है। तो फॉरवर्ड बैंड हम कर सकते हैं, बट फॉरवर्ड बैंडिंग की एक स्टेट होती है रिकवरी के बाद। तो फॉरवर्ड बैंडिंग हम कब करेंगे? तो फॉरवर्ड बैंडिंग आप करोगे जब आपका पेन है ना रीढ़ की हड्डी में वापस आ जाएगा, आप तब फॉरवर्ड बैंडिंग शुरू करोगे। इसलिए स्पेसिफिकली मैंने फॉरवर्ड बैंडिंग की एक्सरसाइज अभी नहीं डाली है जो मुझे बताई गई थी मेरे रिहैब प्लान में। पेशेंस रखिए, पेशेंस प्लान, जो भी इस प्लान को फॉलो कर रहा है या फिर जो प्लान बॉब से लेना चाह रहा है, आस्क हिम कि फॉरवर्ड बैंडिंग कैसे करनी है, क्या करनी है। उसके चैनल पर भी एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी आपको, ठीक है। बट मैं स्पेसिफिकली फॉरवर्ड बैंडिंग जो मेरे को अलाउड थी वो थी आपकी वीक 18th में अलाउड थी, ठीक है। 18th के बाद ही मैंने फॉरवर्ड बैंडिंग शुरू करी है। अभी वीक 9 चल रहा है, तो मैं आपको वो एक्सरसाइज कैसे दे दूं, ठीक है। तो मेरा जैसे जैसे प्लान आगे बढ़ेगा, यू विल फाइंड इम्प्रूव इन योर ओवरऑल हेल्थ, ठीक है। अगेन ये मेरा प्लान था, ये मैं अपना प्लान इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि एक आपको नॉलेज रहे कि बंदा इससे रिकवर हो सकता है। सर्जरी इज नॉट अ लास्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉरवर्ड बैंडिंग को लेकर, ठीक है। फॉरवर्ड बैंडिंग आप कर सकते हो, लेकिन उसमें टाइम लगता है। और कब करनी है? जब आपका पेट में दर्द वापस आ जाए, आपकी जो आपके पैर तक पेन जा रहा था वो दर्द ना हो, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब बात करते हैं वीक 9 के एक्सरसाइजेस की, द मोस्ट अवेटेड वीडियो, ठीक है। उसके लिए मेरे आईपैड की स्क्रीन पर आ जाइए और वहाँ मैं आपको सारी एक्सरसाइज अच्छे से समझा देता हूँ। थैंक यू गाइज, कीप शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन बटन
for regular updates. हाय गाइज़, तो आज हम बात करने वाले हैं वीक 9 की एक्सरसाइज के बारे में, जैसा मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो वीक 9 की एक्सरसाइज से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ कि लोग अक्सर पूछते हैं कि कितना टाइम लगता है रिकवरी में। तो रिकवरी पीरियड मैं पहले भी बता चुका हूँ कई बार कि इंजरी टू इंजरी डिपेंड करता है, ठीक है। मुझे जो टोटल लगे थे वो अराउंड 6 महीने लगे थे, 6 मंथ्स लगे थे मुझे रिकवर होने में, जिसमें मैं अपना एवरेज काम कर पा रहा था। मतलब एज सच मैं वो नहीं कर रहा था कि हैवी कोई लोड ले रहा था, है ना। मैं एवरेज अपनी लाइफ जी रहा हूँ, एवरेज जो नॉर्मल एक इंसान भी जीता है, ठीक है। एवरेज लाइफ जी रहा हूँ, मतलब मैं अपनी डेली लाइफ काम आसानी से कर पाता हूँ, ठीक है। डेली रूटीन के जो वर्क होते हैं मेरे वो कर पाता हूँ, ठीक है। मेरी प्रोलॉन्ग सिटिंग्स हैं, मतलब अराउंड 8 घंटा मैं सिटिंग कर पाता हूँ, ठीक है। और मैंने जो मैक्सिमम मेज़र किया है वो 2 घंटे मेज़र किया है। मैं एक बार में खड़ा हो जाता हूँ, मतलब स्टैंडिंग टाइम है मेरा ये, ठीक है। इतना मैं टाइम खड़ा हो सकता हूँ। इसके बाद ऑब्वियस ही बात है मैं थक जाऊँगा तो बैठूँगा ही यार। इसके अलावा मेरे को स्कूल में कोई पनिशमेंट तो मिला नहीं है जो मैं इससे ज़्यादा ट्राई करूँ, ठीक है। हाँ, हालांकि मेरे को इस ड्यूरेशन में कोई पेन नहीं है, ठीक। मैं कार ड्राइव कर सकता हूँ अपनी, ठीक है। मैं मार्केटिंग आसानी से कर सकता हूँ। मार्केटिंग में मैंने पूरे दिन दिया है, पूरा डे स्पेंड किया है मार्केटिंग में। घूमा हूँ बच्चे के साथ, जिसमें बेबी मेरे पास रहता है, मेरी गोद में रहता है, तो मेरे को कोई तब भी पेन नहीं होता, नो पेन। तो इस तरीके की मेरी रिकवरी रही है इस 6 महीने में। तो यही 6 मंथ्स का जो मेरा प्लान है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वीक 8 तक की मैं एक्सरसाइज आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। वीक 9 की आज हम देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। फटाफट से आते हैं वही मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूँ, ठीक है। आपकी जो एक्सरसाइजेज़ हैं वो फिर से 2 पार्ट में ही डिवाइडेड है। एक आपकी मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज, जिसे मैं मसल बिल्डिंग बोलता हूँ, जो आपकी मसल पे, कोर मसल पे काम करेगा। और एक आपकी मोबिलिटी की एक्सरसाइज जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पर काम करेगा, ठीक है, जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करेगा। तो ये 2 एक्सरसाइजेज हैं। मसल बिल्डिंग आपको दिन में 1 बार करनी है, 1 टाइम्स अ डे। और मोबिलिटी आपको 2 बार करनी होती है, मॉर्निंग में और फिर से इवनिंग में, ठीक है। तो ये शेड्यूल रहता है। अब मोबिलिटी की एक्सरसाइजेज हैं आपकी 5। फ्लेक्सर फिंगर 4 स्ट्रेच सीटेड, हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच, वॉल एंगल, हिप ड्रॉप, हिप 90-90, ठीक है। करनी कैसे है? जो फिंगर 4 स्ट्रेच करनी है वो आपको 3 सेट करने हैं और 30-30 सेकंड तक होल्ड करना है, ठीक है। ये मैं बता चुका हूँ कैसे करिए, अभी मैं अलग से वीडियोस भी इसकी अलग से डाल दूँगा। हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच आपकी 3x3 सेट करने हैं और हर सेट में 3 सेकंड तक होल्ड रखना है फ्लेक्सर स्ट्रेच में। वॉल एंगल 3 सेट 8 रेपिटेशन, मतलब आप क्या करोगे, एक बार अगर एक्सरसाइज शुरू करी तो उसे 8 बार करोगे, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट क्या होता है, एक सेट बनता है। फिर उसके बाद दूसरा सेट 8 रेपिटेशन, फिर तीसरा सेट 8 रेपिटेशन, ठीक है। हिप 90-90 3 सेट 8 रेपिटेशन और हिप ड्रॉप में 3 सेट 30 सेकंड का होल्ड। तो ये है आपकी मोबिलिटी की एक्सरसाइजेज। अब मसल बिल्डिंग की एक्सरसाइज देख लेते हैं, ठीक है। सपोज करो आपका जो वीक है वो शुरू हो रहा है आज से ही। आज है आपका सैटरडे, ठीक है, या हफ्ते के जिस दिन से आपने एक्सरसाइज करना शुरू करी होंगी। जैसे हफ्ते के मेरा जो दिन था वो सैटरडे या मंडे से शुरू होता था, ठीक है। तो मंडे को मैं क्या करता था, ये वाली एक्सरसाइज करता था, बॉक्स स्क्वाट आरबी। इसमें आरबी मतलब है रेजिस्टेंस बैंड। मैं रेजिस्टेंस बैंड बता चुका हूँ कि रेजिस्टेंस बैंड आप कहाँ से ख़रीद सकते हो। तो रेजिस्टेंस बैंड का लिंक मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ से आप ले सकते हो, या कहीं भी मार्केट की जगह स्पोर्ट्स शॉप से आप खरीद सकते हो। बॉक्स स्क्वाट करनी है रेजिस्टेंस बैंड के साथ, 3 सेट 7 रेपिटेशन। स्लो फोकस रखना है ताकि आपकी जो मसल्स है उस पर ज़्यादा रिलैक्स फोकस हो सके, ठीक है। और ब्रीदिंग करनी है और बैक को बैठते हुए में रिलैक्स करना है। हिप ब्रजेस भी रेजिस्टेंस बैंड के साथ करनी है। काफ रेस करनी है, सीटेड फॉरवर्ड फ्लेक्शन है, नर्व ग्लाइड है, डेड बग है और स्टैंडिंग लो विद रेजिस्टेंस बैंड। ये सारी की सारी एक्सरसाइज मैं बता चुका हूँ, पर फिर भी मैं इनके शॉर्ट्स डालता रहूँगा जहाँ से आपको मालूम पड़ जाएगा कि इन एक्सरसाइजेज में करना क्या है और कितनी बार करनी है। बॉक्स स्क्वाट 3 सेट 7 रेपिटेशन, हिप ब्रिजेस 3 सेट 8 रेपिटेशन, काफ रेस 3 सेट 8 रेपिटेशन, सीटेड फॉरवर्ड फ्लेक्शन 3 सेट 8 रेपिटेशन। सीटेड फॉरवर्ड फ्लेक्शन में आपको ये ध्यान रखना है जो आपका मूवमेंट होगा वो आपके
रेंज के हिसाब से होना चाहिए, मतलब रेंज मतलब जहाँ पे आपको पेन नहीं हो रहा है, ठीक है। नर्व ग्लाइड भी आपको कंफर्टेबल रेंज में करनी है, कंफर्टेबल रेंज से नीचे नहीं जाना है। डेड बग स्लो टेम्पो ब्रीदिंग में फोकस करना है, कोर मसल्स पे फोकस करेगी। स्टैंडिंग रो विद रेजिस्टेंस बैंड, ये भी आपकी शोल्डर ब्लेड्स पर स्क्यूज करना है। मतलब जब आप ये एक्सरसाइज करोगे, ठीक है, तो आप जब रबर बैंड को यूज़ करोगे और उसे खींच के लेके पीछे की तरफ आओगे, तो आपको फोकस करना है जो आपके शोल्डर ब्लेड्स होते हैं, ठीक है, उनको स्क्वीज़ करना है ताकि वहाँ की मसल्स पर वर्क हो सके, ठीक है। तो ये पहले दिन का आपका रूटीन हो गया, ठीक। दूसरे दिन का रूटीन देख लेते हैं। अब यहाँ पे बॉक्स स्क्वाट ज़रूर करना है, बट रेजिस्टेंस बैंड नहीं यूज़ करना, ठीक है। पोस्टीरियर टिल्ट ऑफ पेल्विक, सीटेड फॉरवर्ड फ्लेक्शन, ठीक। टी क्रॉस ओवर जो होती है आपकी, इस एक्सरसाइज को अभी आप मत करना, इसे छोड़ देना, ठीक है। दिस इज़ टफ एक्सरसाइज, ये आगे के रूटीन में इंक्लूड होगी। ये मेरी इसी वजह से वाइट कलर में है, ठीक है। हिप ब्रिजेस विद रेजिस्टेंस बैंड, हिप ब्रिज मैं बता चुका हूँ, रेजिस्टेंस बैंड के साथ कैसी करनी है वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। वीडियो शॉर्ट आ जाएगा, उसका अपलोड हो जाएगा फ्यू टाइम में। नर्व ग्लाइड में आपको कई बार बता चुका हूँ, बर्ड डॉग भी बता चुका हूँ, डेड बग भी बता चुका हूँ। ये आपका हो गया। सपोज़ करो आपने जो एक्सरसाइज करी है सैटरडे को, वो सैटरडे को ये वाली करी है, तो एक दिन आप बीच में जो आपका आएगा उसमें आपको करनी है, क्या बोलते हैं, मोबिलिटी की एक्सरसाइज, और फिर उसके बाद अगले दिन आपकी फिर मसल बिल्डिंग की एक्सरसाइज, मतलब ये वाला रूटीन फॉलो करोगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने अपना नोट डाला हुआ है, जो बॉब से मेरा कंसल्टेशन होता था। टिंगलिंग और लिटिल पेन, मतलब अभी भी मेरे को पैर में टिंगलिंग है और लिटिल पेन है, और अभी हमारा 9वां हफ्ता शुरू हो चुका है, मतलब 2 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं और उसका तीसरे मंथ का पहला हफ्ता शुरू हो चुका है। तो अभी तक मेरे को इतना आराम मिल गया था कि टिंगलिंग शुरू हो चुकी है और लिटिल पेन था मेरे को, मतलब कम पेन था पहले के कंपैरिजन में, ठीक है। टिंगलिंग मतलब एक बिजली की तरह, मतलब थोड़ी सी चिलमिलाहट सी मचती है पैर में, ठीक है। थोड़े ऐसा लगता है जैसे कि अंदर कुछ दौड़ रहा है, पैर के अंदर कीड़े दौड़ रहे हैं, इस तरीके से मतलब सेंसेशन सी होती है पैर के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद आपको फिर से यही एक्सरसाइज आ जाती है एक दिन, इसके बाद जैसे ये आपने ये वाली कर ली, ठीक है, एक दिन छोड़ के, फिर उसके दिन अगले दिन मोबिलिटी की एक्सरसाइज करी दिन में 2 बार। फिर आपका आ गया, क्या बोलते हैं, सैटरडे के संडे को आपने मोबिलिटी करी थी, मंडे को आपने फिर मसल बिल्डिंग करी, फिर ट्यूसडे को आपने मोबिलिटी करी, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, ट्यूसडे के बाद जैसे ही मैंने मसल बिल्डिंग की एक्सरसाइज करी, तो मसल बिल्डिंग की एक्सरसाइज फिर से मैं यही सेट करूँगा। सेम एक्सरसाइजेज हैं, बॉक्स स्क्वाट आरबी, हिप ब्रिजेस विद रेजिस्टेंस बैंड, काफ रेज, सीटेड फॉरवर्ड फ्लेक्शन, नर्व ग्लाइड, डेड बग, स्टैंडिंग रो विद रेजिस्टेंस बैंड, ठीक है। और ये आपको कितने सेट करने हैं, 3 सेट 7 रेपिटिशन, 3 सेट 8 रेपिटिशन, काफ रेज 3 सेट 8 रेपिटिशन, सीटेड फॉरवर्ड फ्लेक्शन 3 सेट 8 रेपिटिशन, नर्व ग्लाइड 3 सेट 5 रेपिटिशन, 3 सेट 8 रेपिटिशन, 2 सेट 8 रेपिटिशन, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा ये पूरा हफ्ता जाएगा। तो ये मेरा शेड्यूल रहने वाला है वीक 9 में, जो मेरा रहा था, और इस तरीके से मैंने पूरी वीक में ये एक्सरसाइजेस फॉलो करी थी। इसके साथ साथ मैं अपना डाइट पे भी फोकस करता था, मेरे लिए डाइट बहुत ज़रूरी थी। अगर बॉडी में न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे तो आप हील नहीं होंगे। न्यूट्रिएंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बॉडी में। वाटर इनटेक आपको प्रॉपर रखना है, वाटर इनटेक पर प्रॉपर रखना है, ठीक है। कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी जिससे बॉडी आपकी स्ट्रेस में आए, ठीक है, स्ट्रेस में आए, ठीक। मैं जो करता था वो बेल्ट लगा के ही वॉक करता था, इस टाइम तक बेल्ट यूज़ करता था ताकि मेरा कोई एक्स्ट्रा प्रेशर ना आए, नो प्रेशर, कोई प्रेशर ना आए, ठीक है। बाइक में नहीं चलाता था, ठीक, बाइक में नहीं चलाता था। कार भी इस टाइम तक मैंने ड्राइव करना शुरू नहीं किया था। मेरी एक्टिविटी क्या थी, एक्सरसाइज करता था मैं, फिर रेस्ट करता था मैं, घर में थोड़ा सा घूम लिया, वही किचन तक चला गया प्लेट रखने के लिए, यही छोटी मोटी एक्टिविटीज़ करता था। 3000 से 4000 स्टेप्स पर मैं दिन में फोकस करता था, और ये देखता था एंड ऑफ द डे कि मेरी कौन सी ऐसी एक्टिविटी रही जिससे मेरा वो पेन बढ़ा, और उस एक्टिविटी को मैं कोशिश करता था कि अगले दिन ना करूँ। तो इस तरीके से कुछ मेरी जर्नी रही है वीक 9 की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन बटन फॉर रेगुलर अपडेट्स एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू गाइज एंड हैव अ